साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में अलंकार स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसके बारे में, और साथ ही साथ अलंकार के प्रकार, और अलंकार के प्रकारों में भी हमने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था और उसके प्रकारों को पूरा कर दिया था। आप आज की क्लास में जो शेष अलंकार हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। आप सभी से इतना निवेदन रहेगा कि अगर हमको क्लास अच्छी लगती है तो हम क्लास को पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन क्लास नहीं देखते हैं और बहुत कम लोगों का, आप सब लोगों का मुझे रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं आगे बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाला था, लेकिन रिस्पांस देके मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं बाल विकास की क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं आपको अपना समय दे रहा हूं तो आपको भी मुझे अपना अपना समय देना पड़ेगा, जिससे आपकी बाल विकास की तैयारी अच्छी हो सके। अगर आप सब लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस महीने नहीं तो अगले महीने में बाल विकास की क्लास स्टार्ट कर दूं। आप सब लोगों का अगर रिस्पांस अच्छा रहता है तो, क्योंकि जब आप लोग हिंदी ही मन से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं बाल विकास कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि नहीं, आप सब लोग कम से कम आते हैं पढ़ते हैं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ, आप सबकी इच्छा है कि बाल विकास की पढ़ाया जाए। फिर मैंने बोला भी था कि आप कमेंट्स में भी कुछ चीजें बता सकते हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम एक दो बातें और रहेंगी जिन्हें हम कहेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपका ज्यादा समय लेने से आपको लगेगा सर अपनी फायदे की बात कर रहे हैं। मैं अपने फायदे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। पर आपका रिस्पॉन्स होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई टीचर पढ़ाता है, समय देता है, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो अलंकार के प्रकार पढ़ रहे थे। अलंकार के प्रकार में हमने अनुप्रास अलंकार के प्रकारों को पढ़ लिया था, और सबसे पहले हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, उसमें दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बाद, क्योंकि हम शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे थे, अनुप्रास के प्रकारों को पढ़ लिया था। अब हम दूसरा जो प्रकार है यमक शब्द अलंकार, उसको पढ़ेंगे। यमक शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है यमक शब्द अलंकार। तो इसको हम जानेंगे कि यमक शब्द अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट कौन सा अलंकार है उसको पढ़ेंगे। तो यमक शब्द अलंकार में इसकी परिभाषा है, काव्य में कोई शब्द दो या दो से, काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए तथा, आए तथा, आए तथा प्रत्येक बार, प्रत्येक बार, प्रत्येक बार उसका, उसका अर्थ, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, अलग, प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, या भिन्न भिन्न हो, या अलग हो, भिन्न भिन्न हो या फिर अलग हो। तो इसको बुनियाद लिख लिखिए, भिन्न भिन्न हो, भिन्न 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 हो, भिन्न भिन्न हो, वहां, वहां यमक शब्दालंकार होता है, वहां यमक शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। तो आपको साथियों समझ में आना चाहिए कि यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो कैसी है, उसको याद करना है, क्योंकि बाकी तो उदाहरण तो भले ही हम आपको लाखों करा दें, लेकिन हमें अगर परिभाषा नहीं आती है तो हम बिना परिभाषा के उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा आनी चाहिए कि यमक अलंकार कहते किसे। तो यमक अलंकार कहते हैं काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और जितनी बार भी आएगा, अधिक बार आएगा,
तो उसमें उसका अर्थ कैसा होना चाहिए, भिन्न, मतलब उसका अलग अलग अर्थ होना चाहिए। जैसे अगर कोई शब्द आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकार, तो कनक कनक दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो रहा है, तो ये दोनों का भिन्न है, इसलिए इसे हम अलग कहेंगे। तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे कि उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उदाहरण में लिखेंगे, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, कर सारंग की ओट। ठीक है, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, झीनी जान के, झीनी, झीनी जान, जान के, झीनी जान के, झीनी जान के, सारंग कर गई चोट, सारंग कर गई चोट। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब एक बार सारंग शब्द आया यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ आया है, तीसरी बार यहाँ आया है और चौथी बार यहाँ आया। सारंग शब्द जो है, सारंग शब्द जो है वो 4 बार आया है, मैंने बोला 2 या 2 से अधिक बार हो, तो 4 बार सारंग शब्द आया है, लेकिन चारों का अर्थ भिन्न है, चारों का मतलब अलग अलग है। जैसे पहले सारंग का मतलब है कि सारंग ले, तो पहला सारंग का मतलब है स्त्री, दूसरा है कि सारंग ले सारंग चली, दूसरे सारंग का मतलब है दीपक, जिसको सारंग मतलब स्त्री कोई दीपक को लेकर चल रही है, कर सारंग की ओट। अब तीसरा यहाँ सारंग का मतलब है साड़ी, क्योंकि वो साड़ी पहने उसकी उसने ओट कर ली है, उससे उसने उसको ढक लिया है, जिससे क्या हो कि वो बुझे ना। कर सारंग की ओट, झीनी जान के सारंग कर गई चोट, झीनी जान के मतलब ऐसा समझ के कि कुछ जगह है, तो सारंग मतलब हवा, तो यहाँ पर जो सारंग है उसका चौथा जो सारंग का मतलब है हवा। पहला है, यहाँ इसको समझेंगे अच्छे से समझेंगे, स्त्री, दूसरे का मतलब है दीपक, यहाँ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हम छोटा छोटा लिखेंगे लेकिन हम पूरा आपको बोलते जाना, दीपक, तीसरा है साड़ी और चौथा है हवा। ठीक है, पहला सारंग का मतलब है स्त्री, स्त्री क्या कर रही है कि सारंग लेके जा रही है, मतलब दीपक को लेकर जा रही है, तो दूसरा सारंग का मतलब हो गया, दूसरा सारंग का मतलब हो गया कि दीपक, तो सारंग ले सारंग चली, ठीक, कर सारंग की ओर। तो अब स्त्री क्या कर रही है कि उस दीपक को बुझने ना देने के चक्कर में उस साड़ी से उसको ढक रही है, जिससे क्या हो कि वो दीपक बुझ ना जाए। और फिर भी क्या कह रहे हैं कि झीनी जान के सारंग करी, उसने कहीं से भी उसको खुला छोड़ दिया है, या उसे कुछ खुला जगह, कुछ खुली जगह मिली और उतने में ही हवा क्या कर गई, उस दीपक पर चोट कर गई, मतलब उसको बुझा गई। तो ये चीज हमको समझनी है कि यमक अलंकार इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमको उसकी परिभाषा काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मैंने आपको बाकायदा एग्जाम्पल और चारों सारंग का मतलब समझा दिया है कि स्त्री है, वो दीपक को लेकर जा रही है, उसको साड़ी से ढक रखा है और उसी में इतने देर में हवा ने उस पर चोट कर दी, जिससे क्या हुआ, दीपक बुझ गया। आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सब लोग पढ़ने आते हैं तो आपको समझ में आ रहा है, कोई चीज बड़े सरलता से समझा रहे हैं, फुल नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं, आपको बस इतना ही करना है। मैं शुरुआत में भी जब फर्स्ट स्टार्टिंग किया तब भी बोला था, आपका काम 2 ही है, एक क्लास को लाइक शेयर करना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी ये चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि फ्री में ये सारे उपलब्ध हैं। यमक अलंकार के बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो श्लेष अलंकार है, श्लेष शब्दालंकार, श्लेष शब्दालंकार। ठीक है, श्लेष शब्दालंकार, इसको हम पेज कर देंगे।
ये लिखने की चीज नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए हमने इसको आपको बता दिया था कि ये नंबर इसलिए यहाँ डालेंगे क्योंकि ये चीजें कोई लिखने के लिए नहीं है, बाकी तो चीजें चेंज होती रहेंगी, जरूरी नहीं, लेकिन सारंग जो आई है यहाँ इसका मतलब अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब है तीसरा, अनुप्रास के बाद हमने यमक पढ़ा, यमक के बाद श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की हमको परिभाषा लिखनी है कि श्लेष अलंकार कहते किसे, फिर इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि श्लेष अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हमने यमक अलंकार की परिभाषा लिखी, फिर उसका हमने एग्जाम्पल लिखा, उसमें हमने आपको पूरा विस्तृत करके बताया कि यहाँ यहाँ ये चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला हमने श्लेष अलंकार है कि काव्य में जब किसी काव्य में जब किसी काव्य में जब किसी शब्द के शब्द के एक शब्द के एक से अधिक एक से अधिक अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष शब्दालंकार होता है। वहां क्या होता है, वहां श्लेष शब्दालंकार होता है, यह शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, जैसे आपको समझ काव्य में जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। अब आप लगभग ये सेम ही लगता है कि यमक और श्लेष, लेकिन यहाँ क्या है कि शब्द अलग अलग आया है, अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ उस उपलक्ष्य इसके मतलब कहने का उसका मतलब यह है कि उस शब्द के अर्थ कई अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। उसमें एक ही शब्द जैसे कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, तो ऐसे शब्द जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे रहीमन, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस, मोती मानस चून। ठीक, अब देखो इसको समझना है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, ये तीन शब्द है पानी के, पानी तीन बार आया है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग दिखेगा। अब ये सही नहीं, इसलिए बार बार मैंने बोला भी था आपको पिछली क्लास में भी, हो सकता है कि थोड़ी आवाज का डिफिकल्टेशन आए आप सबके बीच में। रहमन पानी राखिए, रहमन कह रहे हैं कि पानी राखिए, पानी मतलब अपने आप की इज्जत। यहाँ पानी का पहले मतलब है कि आप अपनी इज्जत ऐसी बना के रखिए, कहने का मतलब यह है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पानी का मतलब है कि अगर पानी नहीं है, अगर आप, कहने का मतलब ये है आपके अंदर इज्जत नहीं है तो अपनी इज्जत रखिए। दूसरा, बिन पानी सब सून, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी है, खाना बनाना, पीना है, खाना, तो बिन पानी के कुछ नहीं है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब जब आपके लिए पानी उपलब्ध ही नहीं है, जब आपके लिए पानी है ही नहीं, या आपके प्रति किसी की इज्जत नहीं है, कोई आपकी इज्जत ही नहीं करता है,
भले ही वो आपको मोती दे, भले ही वो आपका बर्डन करे, फिर वो क्या मतलब का? तो ये कह रहे हैं कि मोती मानस चून, मोती मानस चून, भले ही वो आपको मोती दे, चुगने के लिए मोती दे, माल खाने के लिए, लेकिन जब आपको आटे में पानी नहीं है, आटा रोटी बनाने के लिए पानी नहीं है, भले ही आपको कोई क्या दे, मोती दे, लेकिन वो पानी आपके किसी काम का नहीं है। ऐसे ही पानी गए न उबरी, पानी गए न उबरी, जब पानी ही नहीं है, जब उसकी आपके प्रति इज्जत और सरलता, आपका इज्जत करने की बात ही नहीं है, लेकिन भले ही वो आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हो, बहुत वो करता हो, लेकिन जब इज्जत नहीं करता, मतलब बहुत कहता हो, बातें करता हो, ये सब, लेकिन जब समाज में वो इज्जत नहीं करता, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कहा गया कि रहमन पानी, पानी अपने अंदर रखिए, अपना सम्मान रखिए, बिन पानी सब तुम, बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। पानी गए न उबरे, जब पानी ही नहीं है तो मोती मानस चून, पानी ही नहीं है तो उस मोती का हम क्या करेंगे, क्योंकि जिस चून में हमको पानी मिलाना है, वहां पर आप मोतियों की बात करेंगे तो उससे हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है। ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सरलता से आपको समझाएं, लेकिन फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करते रहें कि मुझे कोई चीज या मुझे यह उदाहरण समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसी का एक एग्जाम्पल लेके फिर समझा सकता हूँ, या आपका कोई उदाहरण बनता है इस अलंकार से, तो आप मुझे सेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे नंबर दिया, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कोई भी सवाल जवाब रहते हैं, आप बेहिचक पूछिए, बस रेगुलर पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड यूट्यूब चैनल आपको एकदम फ्री ऐसी व्यवस्था दे रहा है जो कोई भी नहीं देता है। सारे लोग कहीं ना कहीं पेड पढ़ाते हैं आपको, और आप उस चीजों को पढ़ते हैं और पूरी विस्तृत भी नहीं पढ़ाते हैं, तो एकदम सिलेबस को कहीं ना कहीं ऐसा बनाते हैं जितना उनको लगता है कि इतने में काम हो जाएगा उतना पढ़ाते हैं, पूरा नहीं। मैं आपको एकदम शुरुआत से, स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, वर्णमाला से स्टार्टिंग किया, शब्दों का वर्गीकरण किया, वचन पढ़ाए, लिंग पढ़ाए, अलंकार चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे भी हम और अच्छी अच्छी स्टेप से सारे चीजें पढ़ेंगे, जिसमें अभी संधि है, समास है, छंद है, बहुत सारे शब्द हैं जिनको अभी हमें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें, इसके बाद इतिहास है इसका। तो आप आराम से जुड़े रहिए, बस क्लास को, दो ही काम है मैंने आपसे बोले हैं, क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें, और आप लाइक शेयर करते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे साथ जुड़े भी रहेंगे। इससे आपको समय से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय से क्लास में जुड़ जाएंगे। मेरा कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि आपको जबरदस्ती है, कि आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी ये सहयोग के तौर पर लगेगा कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे भी मेहनत का कुछ न कुछ लगेगा कि हाँ, मेरे मेहनत करने से लोग आते हैं, पढ़ते हैं, और उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमने साथियों अभी श्लेष अलंकार पढ़ा था, श्लेष शब्द अलंकार। अब चौथा जो हम इसमें पढ़ेंगे, वक्रोक्ति। चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति शब्दालंकार, वक्रोक्ति शब्दालंकार, वक्रोक्ति शब्दालंकार, ठीक है। वक्रो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति शब्दालंकार क्या है, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। ये हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अभी तक हमने तीन अलंकार के बारे में पढ़ा है और तीनों के बारे में हमने अच्छे से जाना है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसको हमें जानना है, इसकी परिभाषा को समझना है, और इसकी परिभाषा से हम उसके आगे उसके बारे में जानेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार क्या है, ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार का लिखेंगे, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का अर्थ क्या होता है कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का अर्थ क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा, वक्र का अर्थ क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा। इसके बाद काव्य में, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टेढ़ा ही है, टेढ़ा शब्द लिखो, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, ठीक है। और फिर लिखा है काव्य में जब, काव्य में जब, काव्य में जब किसी, काव्य में जब किसी, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा,
काव्य में जब किसी बात का जानबूझकर, जब किसी बात का जान बूझ कर, जान बूझ कर, जान बूझ कर, जान बूझ कर, जान बूझ कर क्या होता है, टेढ़ा अर्थ निकाला जाए। जान बूझकर टेढ़ा टेढ़ा अर्थ निकाला निकाला जाए, निकाला जाए, निकाला जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां 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 वक्रोक्ति, वहां वक्रोक्ति अलंकार अलंकार होता है, अलंकार होता है। ये याद रखना है कि वक्रोक्ति शब्द अलंकार किसे कहते हैं, कि वक्रोक्ति शब्द अलंकार किसे कहते हैं, तो वक्रोक्ति का अर्थ होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। और काव्य में जब किसी बात का जानबूझकर टेढ़ा अर्थ निकाला जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये याद रखना है, टेढ़ा मतलब वक्रो, वक्र, वक्र माने टेढ़ा। ठीक है, वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, उदाहरण है, समझेंगे। द्वार, इसका एग्जाम्पल है, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर हरि में राधे, हरि में राधे, हरि में राधे। ठीक है, कौन द्वार पर हरि में राधे। वानर, वानर का, वानर का यहाँ क्या काम, क्या काम। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते। अब इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा। वानर का यहाँ काम क्या, ऐसे लिख, उल्टा लिख दिया। वानर का काम क्या, क्या वानर क्या काम, ठीक है। अब उसमें दे रहे हैं कि कौन द्वार पर हरि में राधे। कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने गए हैं और वो द्वार पर जा उनके द्वार को खटखटा रहे हैं और अंदर से आवाज आई कि द्वार पर कौन है, द्वार पर कौन है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हरि मैं राधे, हरि मैं राधे। वो उनसे बोल रहे हैं कि मैं राधे, मैं हरि हूं। किससे, राधा जी से बोल रहे हैं हरि मैं राधे, मतलब राधा जी से कह रहे हैं कि मैं हरि हूं, मतलब मैं कृष्ण भगवान हूं या मैं कृष्ण हूं। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं राधा जी से कह रहे हैं कि मैं स्वयं, मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। लेकिन वो क्या उसका जवाब देती है कि वानर का यह काम, क्योंकि हरि माने वानर भी होता है। तो वो ये बोले कि अपना नाम तो उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहा हरि में राधे, राधे में हरि हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वानर का यहाँ क्या काम, वो बोल रहे हैं कि हरि माने वानर भी होता है, तो बोल रहे हैं कि वानर का यहाँ कोई काम ही नहीं है। दादाजी ने उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। वो चाहते जानते हुए भी या अनजाने जो भी हुआ वो उस समय की बात में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उस शब्द को घुमा दिया। हरि माने क्या कर दिया उन्होंने, उसको वानर, जबकि हरि माने होता है कृष्ण भगवान को भी हरि बोलते हैं। तो उन्होंने अपना नाम लिया कि हरि मैं राधे, मतलब राधे मैं हरि हूं। लेकिन वो कह रही है कि वानर का यहाँ क्या काम, वानर का कोई काम ही नहीं है। तो ये शब्द को क्या कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया। इसीलिए इसको कहा गया है कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उसको टेढ़ा कर दिया, घुमा दिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, अगर आती है तो क्लास को फटाफट लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट से। अगला पांचवा जो नंबर है, पांचवा जो है वो है आपका विप्सा, विप्सा अलंकार, विप्सा शब्दालंकार, विप्सा शब्दालंकार। तो इसके पांच, इसके शब्द अलंकार के पांच प्रकार हैं जिनको हम पांचवा प्रकार पढ़ रहे हैं। विप्सा अलंकार,
किसे कहते हैं। अब हमको विपक्त अलंकार के बारे में जानना होगा कि विपक्त अलंकार हम कहते किसे हैं। अभी तक हमने अलंकार के स्टार्ट की है, उसमें हमने अलंकार का 4 प्रकार को पढ़ लिया है। अब हम पांचवा प्रकार अलंकार का पढ़ रहे हैं। आप सब लोग बस धैर्य से अच्छे से सारी क्लासों को पढ़ें। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने आप को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा इतना निवेदन आप सबसे रहेगा कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने पढ़ने वाले हैं, हिंदी को पढ़ने वाले लोगों को ये क्लास लाइक शेयर जरूर करके उन्हें शेयर कर दें, लाइक करके उन्हें शेयर कर दें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्लास 5 बजे हमें उपलब्ध हो जाती है और हम इसे 5 बजे के बाद डेली आपको उपलब्ध होती है, तो हम डेली पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ में हमें कुछ सारे छोटे छोटे वीडियो है, क्वेश्चन है, उन्हें आप लगा सकते हैं, उन्हें हम डालते रहते हैं और भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपके पास हो, लेकिन हिंदी आपकी इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि आप रेगुलर पढ़ें बस खाली। तो और मैंने दूसरी बात भी आपसे कही थी कि अगर आप सब लोगों के देखने की क्षमता या देखने के लोगों की क्षमता ज्यादा बढ़ती है, लोग देखते, तो मैं आप सबके सजेशन पर बाल विकास की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे मैं मंगलवार से करने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं कर पाया। फिर मेरे मन में एक बात, अभी मैं देख रहा था कि सारे वीडियो को कितने लोगों ने कितना रिप्लाई दिया है, तो मुझे लगा कि सारे लोग इतना रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो रिप्लाई देने के बाद ही मुझे लगेगा कि मैं बाल विकास की क्लास स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है पिछली भर्ती की वो बहुत तेज है, फास्ट है। तो इसकी वजह से जहां तक है कि ये महीने नहीं, अगले महीने तो मैं अनुमान लगा के बैठा था कि दिसंबर तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक, लगभग जल्दी से जल्दी जितनी होगी ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वैकेंसी चलेगी, कि सरकार चुनाव में जाएगी तो उससे पहले वो चाहेगी कि भर्ती को स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे लोगों में ये सरकार का एक वो जाए, जिससे लोग समझे कि हाँ, सरकार के प्रति संवेदनशील है। तो मुझे ये याद रखना है कि हमें इस हिंदी हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें अपने बाल विकास को और अच्छा करना है, पढ़ना है, मैंने उसमें ऑप्शन भी दिए थे आपको, बाल विकास, पर्यावरण और एमपीजी के, जो आपको क्लास चाहिए। हो सकता है कि एमपीजी की क्लास बीच में स्टार्ट हो जाए, अगर कोई अच्छा टीचर उपलब्ध होता है, मेरे पास में बातचीत चल रही है, अगर वो पढ़ाने के लिए राजी हो जाएंगे तो आपको एमपीजी की क्लास भी मिलने लगेगी। लेकिन अभी जो क्लास है वो आपको पर्यावरण या बाल विकास में चुनना है। मैंने पर्यावरण छोड़ के बाल विकास को ही डिपेंड किया था। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो वीडियो को देखकर, लाइक शेयर करके, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि सर बाल विकास की क्लास स्टार्ट करिए, हम रेगुलर आपकी क्लास पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे। आगे हम विपसा अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, तो विपसा अलंकार की परिभाषा है काव्य में जब, काव्य में काव्य में जब हर्ष। अब विपसा हमने पढ़ा था, जब हम अभी नहीं पढ़ाया था, रस नहीं पढ़े, रस पढ़ते तो हमको ये चीजें समझ में आ जाती। थोड़ा और कोशिश करेंगे, काव्य में हर्ष, शोक, हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, 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 हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आदर आदि को, आदर भी यहाँ पे आएगा, आदर आदि को, आदर आदि को, आदि को व्यक्त करने, आदि को व्यक्त करने, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए किसी शब्द, किसी शब्द की आवृत्ति, किसी शब्द की आवृत्ति होती है, किसी शब्द की आवृत्ति, किसी शब्द की, किसी शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, वहां पर विपक्त अलंकार होता है, वहां विपक्त शब्द अलंकार होता है।
अलंकार होता है। ठीक है, तो आपको इस परिभाषा को बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक ऐसी परिभाषा है जिसको आप याद रखिए, कितने भी एग्जाम्पल, कितने भी उदाहरण आपके पास आ जाएं, कैसा भी उदाहरण आपके पास आ जाए, आप बड़ी सरलता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ये परिभाषा आपको कैसे भी याद रहे। काव्य में जब हर्ष हर्ष की बात हो, शोक की बात हो, घृणा की बात हो, विस्मय की बात हो या आदर की बात हो, आदि को व्यक्त करने वाले, आदि को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहां पर विपता अलंकार होता है। इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जो अलंकार की जो क्लास है बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। और अलंकार ऐसे हैं कि हर परीक्षा में पूछा ही जाना है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत सरलता से ये अलंकार समझा सकूं। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से ध्यान से पूरे क्लास को अच्छे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। जैसे जैसे में लिखेंगे कि तब समझ में आपको आएगा। अब शब्द क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, और अगर इसको हम सीधा चाहें तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। 1 मिनट के लिए थोड़ा हमको समय दीजिए आप। गर्मी की गर्मी। एक मिनट, 1 मिनट। दीप्त अलंकार। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे कुछ चीजें हैं, इसमें हम एक एग्जाम्पल कोशिश कर रहे थे कि आपको एग्जाम्पल मिल जाता तो हम उस एग्जाम्पल से आपको समझा सकते थे, लेकिन मुझे कहीं ऐसी एग्जाम्पल जैसी स्थिति नहीं मिल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें मैं समझा सकूं कि ऐसे इसको, हालांकि कुछ शब्दों से ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल की कोशिश कर रहा था। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कोई एग्जाम्पल बाद में ढूंढ के आपको समझा दूंगा। लेकिन इसमें एग्जाम्पल मुझे दूसरी बुक से भी मैंने कोशिश किया कि मुझे मिल जाए, नहीं मिला है मैंने, क्योंकि कोशिश ये थी। बाकी तो मैं चीजें समझा ही रहा था, मैं बुक से कोशिश कर रहा था कि बुक से कोई एग्जाम्पल मिल जाए, तो नहीं मिला है। तो इसमें हमें इसे पहचानने के लिए क्या करना होगा, ऐसे शब्द जैसे हाय, हाय। ठीक है, हाय, हाय जैसे बार बार ये शब्द अगर कहीं आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि विकलांग है। या हरे, हरे, ये शब्द आपको, ये ऐसे शब्द जब आपको दिखते हैं, अरे, अरे, अरे और अरे, ऐसे शब्द जब आपको दिख जाएं तो आप समझ लेना वहां पर दीप्सा अलंकार हो। इसमें ऐसे कह सकते हैं, हाय, ये दुख कम क्यों नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि अभी बहुत सारे देखा होगा आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, हाँ ये दुख का एक कम नहीं हो रहा। ऐसा कुछ चलता रहता है ना इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह में। तो उस लाइन को आप पकड़िए, वहां पर यही चीजें समझ में आएंगी। वहां पर क्या होगा, दीप का अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा, दीप का अलंकार होगा, क्योंकि वो सारी चीजें आप देखते हैं, ज्यादातर बोलते हैं हाय ये दुख का कम होने का नाम का है नहीं हाय। तो ये शब्द वहां पर है। अगर ये लाइन वहां कहीं भी पूछी जा सकती है तो आप ये कह सकते हैं आसानी से कि वहां पर दीप का अलंकार
तीसरा शब्द अलंकार होता है। अरे, ऐसे बोलते हैं ना, कई कोई घटना एकदम अरे ऐसा हो गया, अरे अच्छा वो गिर गया। तो मतलब ऐसे शब्द जहां पर आपको मिलेंगे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैंने बुक भी देखी कि किसी बुक में कोई एग्जाम्पल मिल जाए, मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन मैं सोचूंगा या मैं कोशिश करूंगा कहीं से मिले, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसे मैं तुम्हें समझा सकूं। अगर मिल जाएगा तो मैं निश्चित ही आपको एक एग्जाम्पल की बता दूंगा। हालांकि एग्जाम्पल की वैसे जरूरत नहीं है, ये शब्द आपको दिखते हैं वो भी इसका अलंकार होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मिल जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको जरूर समझाएंगे। लेकिन आपका दीप्त अलंकार क्लियर हो। अब हम इसके बाद शब्दालंकार के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अर्था अलंकार। तो अब हम शब्दालंकार के बाद अर्था अलंकार पढ़ेंगे कि अर्था अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारे चीजों को हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि दीर्घ अलंकार का कहीं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जिससे आपको लगे कि हाँ एग्जाम्पल में कैसे कोई चीज कहाँ आ सकती है। हालांकि ये शब्द ही आएंगे उनसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा जो प्रकार था अलंकारों का उसमें था शब्दा अलंकार। तो सॉरी अर्थालंकार, शब्दालंकार तो हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा क्या था, अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार। तो दूसरा प्रकार क्या है, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को क्लियर करता चलूं, और हो सकता है कि हमारी क्लास इसके बाद हमको खत्म करनी पड़ेगी। अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार के कितने प्रकार है, कोशिश करते हैं देखो कहाँ तक क्लास चलती है। तो एक वो भी डिपेंड करता है कि क्लास को कितनी देर और चलाए। लंबी क्लास होने से क्या होता है कि थोड़ा हमको और आपको भी लगता है कि एक लंबी क्लास हो गई और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं नहीं समझ में आती हैं, तो इसलिए हमको कोशिश रहती है कि कम से कम पढ़ाया जाए जिससे आप सबको दिक्कत ना हो। मैं तो लंबी क्लास बहुत खींच सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 घंटे भी एक साथ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कम कम से क्या होता है कोई बहुत सारी चीजें हमारे माइंड से क्लियर भी होती चलती हैं और कोई तो हम अर्थालंकार की परिभाषा लिखेंगे। जब काव्य की जब अर्थ के अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर काव्य की जब अर्थ के आधार पर या अर्थ के द्वारा अर्थ के द्वारा काव्य की जब अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है। काव्य की जब अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है, वहाँ वहाँ अर्थालंकार होता है, वहाँ अर्थालंकार अर्थालंकार होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब आपको अच्छे से समझना है कि पहले हम शब्दालंकार पढ़ रहे थे, वो अर्थालंकार, तो वहाँ शब्दों के द्वारा वो शोभा बढ़ रही थी, यहाँ पर अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ेगी तो उसको हम अर्थालंकार कहेंगे, अर्थालंकार वहां पर होगा, ठीक है। अब हम अर्थालंकार के प्रकार, तो अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं, अब हमें इसको लिखना है अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के प्रकार, अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं, तो अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं ये हमें जानना है। तो अर्थालंकार के निम्न प्रकार होते हैं, हालांकि इसमें कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे प्रकार हैं, इसलिए मैं इसको यही लिखाऊंगा कि निम्न प्रकार हैं, क्योंकि एक संख्या में हम इनको नहीं बांध सकते, तो इसलिए लिखेंगे अर्थालंकार
ये क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न माने बहुत सारे, निम्न मतलब गिरा हुआ नहीं है, नीचा नहीं है। यहाँ निम्न का अर्थ है, निम्न मतलब बहुत सारे प्रकार हैं। इनको हम एक ये नहीं कह सकते कि दो चार पांच, जितने भी हैं सारे पढ़ाएंगे, लेकिन निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न प्रकार के होते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले आता है उपमा, उपमा अर्थालंकार, उपमा अर्थालंकार, उपमा अर्थालंकार, उपमा अर्थालंकार। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि उपमा अर्थालंकार, उपमा अर्थालंकार। ठीक है, उपमा अर्थालंकार इसका पहला प्रकार है। अब हम उपमा अर्थालंकार की परिभाषा लिखेंगे कि उपमा अर्थालंकार, उपमा अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसकी हम परिभाषा लिखेंगे और हम आगे उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो काव्य में जब किसी व्यक्ति, काव्य में जब किसी व्यक्ति, काव्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, या वस्तु की, वस्तु की तुलना, वस्तु की तुलना, वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध, किसी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की, वस्तु से की जाती है, वस्तु से की जाती है, वहाँ, वहाँ उपमा, वहाँ उपमा अर्था, उपमा तथा अलंकार होता है, उपमा अर्थालंकार होता है। ठीक है, अब अपन को ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है और अच्छे से ये चीज जाननी भी है कि उपमा अर्थालंकार किसको कहते हैं। तो काव्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, क्या होता है, काव्य में जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपकी तुलना राहुल गांधी से की जाए, ये तो एग्जाम्पल नहीं चलेगा, लेकिन आपकी तुलना महात्मा गांधी से कर दी जाए, आपकी तुलना किसी और के साथ कर दिया है, जैसे मान लो किसी और के साथ कर दिया, प्रधानमंत्री के साथ कर दी जाए, मुख्यमंत्री के साथ कर दी जाए, मतलब जो पहले से प्रसिद्ध है उसके साथ आपकी जब तुलना की जाएगी तो वहां पर उपमा अर्थालंकार होता है। ये अपन को अच्छे से याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल हमें समझना है, उदाहरण से इसको समझेंगे कि उपमा अलंकार कैसे समझ में आएगा कि वहां उपमा अलंकार है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, लग ऐसा रहा है लेकिन मुख की, चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से की जा रही है। चंद्रमा का जो मुख है, वो चंद्रमा जो है वो सीता के मुख के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसका मतलब कि चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से की जा रही है। अब इसके चार भाग होते हैं, इसके चार भाग होते हैं किसके, उपमा के। तो उपमा के चार भाग हम लिखेंगे कि कौन कौन से इसके चार भाग होते हैं, उपमा के कितने भाग होते हैं, तो उपमा के अंग, आपको लिखना है उपमा के अंग। तो उपमा के जो अंग हैं वो कितने होते हैं, उपमा के अंग होते हैं चार, उपमा के अंग हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे उपमा के चार अंग
होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। कोशिश करेंगे यही बन जाएगा तो यही लिख देंगे, नहीं बनेगा तो उसको इरेज करके लिख देंगे। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे ये क्लास यहीं खत्म करनी पड़े शायद, क्योंकि समय हमको इतनी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम बहुत लंबी क्लास को और खींच सकें। तो यहीं हम इस क्लास को कोशिश करेंगे कि इसके अंग के बाद आपको खत्म करें। तो हमें सबसे पहले लिखना है उपमेय। पहले नंबर पे लिखना है उपमेय। जो नंबर यहाँ नहीं आएगा वो वहां लिख देंगे। उपमेय। उपमेय कौन हो गया? जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ उपमेय कौन है? सीता। उपमेय जिसकी जिसकी तुलना जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है। दूसरा है उपमान। दूसरा क्या है? उपमान। दूसरा क्या है? उपमान जिससे तुलना की जाती है। जिससे जिससे तुलना की जाती है। ठीक है। तो उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जाती है। उपमान हो गया जिससे तुलना की जाती है। ठीक है। जिसकी तुलना किया, जिससे तुलना की जाती है, दोनों अंतर है। फिर हो गया एक साधारण धर्म जिससे तुलना, तो चंद्रमा हो गया ये। अब इसके बाद साधारण धर्म। तीसरा इसमें होता है साधारण धर्म। इसको शॉर्ट में लिख देंगे साधारण। ठीक है। क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो इसको ऐसे याद रखना। साधारण मतलब साधारण धर्म। तो जिन गुणों के द्वारा तुलना की जाती है, जिन जिन गुणों के द्वारा तुलना की जाती है। जिन गुणों की तुलना जिन गुणों के द्वारा तुलना की जाती है। तो किसके द्वारा की जा रही है? गुणों के द्वारा। मुख का मुख, ये साधारण धर्म हो गया। ठीक है। क्योंकि मुख की बात के गुणों की बात की जा रही है। और वाचक शब्द जिन शब्दों के द्वारा की जाती है। जिन शब्दों के द्वारा। नहीं, ये शायद साधारण धर्म होगा। ये ये समान, ये शायद साधारण धर्म होगा। ठीक है। ये साधारण धर्म होगा। और चौथा है वाचक शब्द। चौथा है इसमें वाचक शब्द। वाचक वाचक शब्द। तो वाचक शब्द में हम लिखेंगे कि वाचक शब्द कैसे समझेंगे? तो जिन शब्दों के द्वारा जिन जिन शब्दों के जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाती की जाती है। तो जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाती है वो वाचक शब्द। तो जिस वाचक शब्द, मुख, क्योंकि उसी के द्वारा तो हो ही नहीं है। तो मुख क्या है कि सीता हो गई उपमेय। चंद्रमा जो है वो आपका हो गया उपमान। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और उपमान यहाँ उपमान जिसकी तुलना की जा रही है वो तो उपमेय हो गया। जिससे तुलना की जा रही है उपमान हो गया चंद्रमा। और जिन गुणों के द्वारा की जा रही है वो समान सधर्म हो गया। और जिन शब्दों के द्वारा की जा रही है वो मुख्यवाचक शब्द हो गया। अगर हो सकता है कि मुझे थोड़ी भी डिफिकल्टी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, अगर ये चीज यहाँ भी हो सकती है वहां भी, लेकिन मुझे लग रहा है यही चीज है कि वाचक शब्द का मतलब होता है कि जिन के समान करके, जिन गुणों के द्वारा तुलना की है। तो गुणों के द्वारा मतलब चंद्रमा के समान। ठीक है। और बाकी जो जिन शब्दों के द्वारा की जा रही, तो मुख को शब्द के तौर पर इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं। और नहीं है तो और क्लियरिटी भी कर लेंगे कि तो जो सीता का मुख है, सीता का जो मुख है इसको पूरा उन उपमेय कहते हैं। मुझे यही कंफ्यूजन लग रहा था। चंद्रमा जो है वो आपका उपमान हो गया, एकदम राइट बात है। और उसके बाद जो के समान, तो ये आपका
ये आपका साधारण धर्म नहीं होगा, ये आपका साधारण धर्म नहीं होकर ये वाचक शब्द होगा। ये कंफ्यूजन था। ये क्या होगा? वाचक शब्द होगा। इसमें वाचक शब्द है लेकिन साधारण धर्म इसमें नहीं है। साधारण धर्म जब आएगा तो हम इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। तो आज हम उपमा अलंकार, उपमा अर्थ अलंकार को पढ़ चुके हैं। उसके 4 अंग हैं, उनको भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अलंकार की जो शेष और क्लास रहेगी, उसमें हम उपमा के कितने प्रकार हैं, उसमें पूरी चीज़ों को हम ये आपको 4 नंबर जो लिखा है उनको भी क्लियरली समझाएँगे। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी? आप सब अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर करें और आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखा करें। बहुत सारे लोग रखने की कोशिश करते हैं या कुछ भी जो भी कमियाँ हैं वो बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं। तो मुझे अपनी कमियों का भी एहसास होना चाहिए, क्लास में और क्या सुधार हो सकता है, क्या आपकी डिमांड है कि आपको पढ़ना है। मैंने बाल विकास के बारे में बोला है कि अगर आप बाल विकास पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो उस आधार पे आप कमेंट्स में ज़रूर करें और मैं बाल विकास की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं हिंदी के साथ चल रहा हूँ। फिर मैं जब समय मुझे लगेगा तो मैं उसके आधार पे बाल विकास की क्लास नेक्स्ट महीने में चालू करूँ। लेकिन अगर आपका मन होगा तो मैं जल्द चालू कर दूंगा, क्योंकि परीक्षा कभी भी आ सकती है, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी बहुत फास्ट चल रही है, उसकी नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार। तो मैं चाहूंगा कि आप भी उससे पीछे न रहें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये सिलेबस आपका यही रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा क्योंकि हिंदी आने वाली है, बाल विकास आने वाला ही है। कुछ चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो वो हम बाद में ही पढ़ लेंगे। लेकिन कम से कम 2-3 सब्जेक्ट हमारे पास है, मैथ है, जैसे गणित है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्टों को बाल विकास है, इनको तो हम रेगुलर पढ़ ही सकते हैं। तो आप सबके लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन आप सबके साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।